प्यारे स्टूडेंट, मैं नागमणि निगम आपको IQ प्लस में स्वागत करता हूं। मैंने पिछले वीडियो में ही ट्रिग्नोमेट्री शुरू की थी और उसमें हमने पूरे कॉन्सेप्ट समझा था। बेसिक कॉन्सेप्ट थे उस क्लास में। बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने दिया था आपको, और ये आपको बताया था कि इस कॉन्सेप्ट की मदद से आप अपने एक्सरसाइज के फर्स्ट एक्सरसाइज, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन का लेवल जो होता है वो कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। सबसे बेसिक में बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने दिया था और ये भी बताया था कि जब आप बनाएंगे अपने बुक के फर्स्ट एक्सरसाइज को तो बनेगा जितना मैंने कॉन्सेप्ट दिया था। तो आज हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे और आप देख पाएंगे कि जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है उसी कॉन्सेप्ट के यूज करके आप सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट देंगे और आगे के क्वेश्चन बनाएंगे। फिर अगले वीडियो में आगे के कॉन्सेप्ट और आगे सारे के सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। और ऐसे करते करते एक समय हमारा पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का सारा कॉन्सेप्ट विद सारा क्वेश्चन क्लियर हो चुका रहेगा। तो चलते हैं सीधे आपके क्वेश्चन के पास। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। आप अगर एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हैं तो एनसीईआरटी बुक का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया हुआ क्या है, देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन, जब आप मैथ पढ़ते हैं तो मैथ बनाने का यही तरीका है। क्वेश्चन पढ़िए और ये चीज़ जानिए कि पूछ क्या रहा है और दिया हुआ क्या क्या है। क्योंकि मैथ में जो कुछ भी पूछता है ना, पहले कुछ दे देता है आपको तब पूछता है। तो देखिए ना, इसमें बोल रहा है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। और उस ट्रायंगल का नाम क्या रहेगा? ट्रायंगल ABC। तो हम लोग ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। ठीक, यह एक ट्रायंगल है ABC। ABC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल है। इसमें ABC और B जो है वो क्या बोल रहा है? एट B जो है राइट एंगल कहाँ पर है? तो राइट एंगल B पॉइंट पर है, तो यहाँ पे B लिखेंगे। क्योंकि इस ट्रायंगल में आपको दिख रहा है कि जहाँ पर 90 डिग्री है उसको बी बोलने बोल रहा है। बाकी आप किसी को भी ए और किसी को भी सी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। सी इसको भी मानिए या ए इसको मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं मान लिया कि ए वो है और सी ए वाला एंगल है। ठीक, इसमें आपको क्या दिया हुआ है इसके अलावा? ए बी की लंबाई 24 है। ए बी कहाँ है? ए बी, मतलब इसकी लंबाई 24 है। चलिए ठीक है, 24 दिया हुआ है। और बी सी की लंबाई कितनी है? 7 है, सेंटीमीटर में है। तो 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप AC निकाल सकते हैं। AC कितना होता है? तो पाइथागोरस थ्योरम में AC का जो स्क्वायर होता है वो AB के स्क्वायर और प्लस में BC के स्क्वायर के बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम में बोला गया है आपको कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के जो सबसे बड़ी वाला भुजा है, अब बड़ा वाला भुजा होता कौन है? हाइपोटेनस। तो जो सबसे बड़ी वाली भुजा है उसका स्क्वायर दोनों छोटकन छोटकन भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इसका मतलब हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो अकेले परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो AC का स्क्वायर AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। AC का स्क्वायर, AC का वैल्यू नहीं पता तो AC का वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों के वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 24 का स्क्वायर और प्लस में कितना? 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको AC का स्क्वायर जो मिल रहा होगा वो 576 और प्लस में 49, और यह जो है वो 625 आ रहा होगा। और ये तो AC स्क्वायर का वैल्यू है, इसका मतलब AC स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 25 का स्क्वायर। तो जब AC का वैल्यू आप निकालेंगे तो AC का वैल्यू क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 25 का स्क्वायर हो जाएगा। और जब अंडर रूट में 25 का स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और जो 25 है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। 25 हो जाएगा बाहर। ये जो 25 हमारा निकला है वो क्या निकला है? AC की वैल्यू। चलिए AC हमें निकल चुका है कितना? 25। तो AC का वैल्यू हमें क्या पता चल गया? 25। ठीक है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, कोई दिक्कत ना है। अब देखिए ना, हमें क्या क्या मिल चुका है। हमें मिल चुका है AC, और AC को हम लोग बोलते क्या है? हाइपोटेनस।
और हाइपोटेनस की वैल्यू कितना निकल चुका है 25। और हमें मिल चुका है ए बी। ए बी क्या होता है, तो देखिए ए बी फिक्स नहीं है। ए बी को परपेंडिकुलर कब बोलेंगे, जब आप सी से कंपेयर कर रहे हैं, और जब ए से कंपेयर करेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे कि ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ए बी का वैल्यू दिया हुआ है आपका 24, और जो बी सी का वैल्यू है, बी सी का वैल्यू है, बी सी का वैल्यू है वो दिया हुआ है कितना 7। अब देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर लिख देना अपने आप में मूर्खता है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया है कि जिस एंगल से कंपेयर करते हैं, मान लिया कि इस एंगल से आप कंपेयर कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला जो साइड होगा, इसके अपोजिट वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4C। 4C हाइपोटेनस 25, लेकिन सी के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा 24 और बेस का काम करेगा 7। इसलिए अगर हम लोग सी की 4C निकालते हैं, मतलब एंगल सी से कंपेयर करते हैं, तो सी के लिए साइन सी का वैल्यू कितना होगा, तो साइन सी होता है कितना P/H, और P होता कितना है, दिया कितना है 24 और बटा में 25। और अगर cos C निकालेंगे तो cos C क्या होता है B/H, और B कितना है 7 और बटा में कितना है 25। ये तो C से कंपेयर कर रहे थे तब था, लेकिन यदि आप एंगल C से कंपेयर ना करके आप एंगल A से कंपेयर करते हैं तो लिखेंगे 4A। ए मतलब एंगल A, ऐसे भी कैपिटल लेटर में एंगल को लिखा जाता है और स्मॉल लेटर में साइड को। तो मैं कैपिटल A लिखा हूँ, इसका मतलब 4 एंगल A ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जरूरी नहीं है एंगल का सिंबल देना, अगर आप देंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस कंडीशन में हाइपोटेनस तो वही रहेगा क्योंकि वो चेंज होता नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो जब आप ए से कंपेयर कीजिएगा तो परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, तो परपेंडिकुलर का काम करेगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि परपेंडिकुलर के बदले में क्या लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। और इस कंडीशन में बेस हो जाएगा आपका 24। बेस कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा बेस। अब आप ही बताइए ना, हाँ ये सेंटीमीटर सही है, ये भी सेंटीमीटर। अभी थोड़ा देर पहले परपेंडिकुलर 7 था उसी ट्रायंगल में, और अभी थोड़ा देर बाद वही 7 बेस बन गया। अभी थोड़ा देर पहले जो 24 7 बेस था वो 7 परपेंडिकुलर बन जा रहा है, कभी 24 जो है वो परपेंडिकुलर बन जा रहा है और 7 बेस में चला जा रहा है। इसका मतलब एक ही ट्रायंगल का बेस अदल बदल सकता है, ये आप पहला ही क्वेश्चन में देख लिए। और आपको मैंने सबसे पहली बात बताया था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का सिर्फ और सिर्फ हाइपोटेनस फिक्स होता है, बेस और परपेंडिकुलर फिक्स नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि आप उसको कौन से एंगल से कंपेयर कर रहे हैं। तो जब आप एंगल ए से कंपेयर करेंगे तो साइन ए का वैल्यू क्या निकालना होगा, साइन ए, इसका भी P/H करेंगे। लेकिन यहाँ P का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा 7/25। और cos A का जब वैल्यू निकालेंगे तो उसमें भी B/H ही होगा, लेकिन B का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24 और बट्टा में 25। तो हमें लगता है कि आप पिछला वीडियो देख कर आए हैं, अगर देख कर आए हैं तो समझने में कोई दिक्कत होगा नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इन द गिवन फिगर फाइंड tan P माइनस tan R। अब देखिए इसमें भी वही है, tan P का वैल्यू और tan R का वैल्यू। तो हमें दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है PQ। अब PQ कितना दिया हुआ है, तो PQ का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है PR का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप पाइथागोरस, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, ये लेंथ है, लेंथ कभी भी स्क्वायर में नहीं होता है। तो PR का वैल्यू 13 सेंटीमीटर है। तो यदि हम लोग QR का वैल्यू निकालेंगे तो QR का वैल्यू अब आपको समझ में आ चुका होगा कि ये स्क्वायर का वैल्यू निकलता है, वापस जाके अंडर रूट करना पड़ता है। तो वो कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर और माइनस में 12 के स्क्वायर के बराबर। क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को घटाएंगे तब जाके बेस का स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो 13 का स्क्वायर 169 और माइनस में कितना 144। इसका जो वैल्यू आएगा वो अंडर रूट में 25 आएगा, जो कि वापस 5 दे रहा होगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक, इसका मतलब हमें
दो अलग अलग एंगल लेकर पी और बी निकालना होगा। सेम कंडीशन यहाँ भी है। तो हम लोग फोर एंगल आर, एंगल आर के लिए अगर बात करें तो हाइपोटेनस तो वही है, 13 के 13 ही रहेगा एंगल आर के लिए, लेकिन परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 12, और बेस कौन हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा 5। लेकिन यदि हम लोग एंगल पी की बात करें तो एंगल पी के लिए हाइपोटेनस तो फिक्स ही होगा, हाइपोटेनस कभी बदलता नहीं है, लेकिन उसमें परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और बेस हो जाएगा कितना, 12 सेंटीमीटर। यही चीज मैं बार बार सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस फिक्स होता है, परपेंडिकुलर और बेस बदलता रहता है। देखिए किसी एक ट्रायंगल का ही हाल है, एक ही ट्रायंगल का ये हाल है, कभी उसके साथ कभी उसके साथ, फिक्स नहीं है। समझ रहे हैं ना, परपेंडिकुलर कुलर जो है कभी 12 बन जा रहा है और बेस 5 की तरह वर्क कर रहा है, कभी वही 12 परपेंडिकुलर जो कुछ दिन पहले था उसी को जब हम लोग पी से कंपेयर कर देते हैं तो 12 परपेंडिकुलर वाला बदल जाता है बेस में, और जो 5 बेस था वो बदल जाता है परपेंडिकुलर में। इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं है। अब आप निकाल सकते हैं, तो हमें क्या निकालना है, टेन पी। तो टेन पी का वैल्यू कितना होगा, तो जब आप टेन पी निकालेंगे और माइनस में कितना है, कॉट आर, कॉट आर। तो आप बताइए ना, टेन पी निकाल रहे हैं तो पी के पास चलेंगे, तो टेन थीटा बराबर होता क्या है, तो टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, और माइनस में कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बी बाई पी, इसका उल्टा होता है। लेकिन जब टेन पी निकाल रहे होंगे तो पी के साथ चलेंगे, तो टेन पी में देखेंगे, टेन पी में पी कितना है, देखिए यहाँ पे पी एंगल को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे जो पी है वो परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें पी मतलब क्या, परपेंडिकुलर, और उसका वैल्यू कितना है 5, और बटा में बी मतलब क्या, बेस, और बेस कितना है 12, और माइनस में कॉट आर। तो कॉट आर में हम लोग एंगल आर के पास चलेंगे और आर में जाकर देखेंगे कि बी का वैल्यू क्या है, तो आर में बी का वैल्यू कितना है 5, और बटा में पी का वैल्यू कितना है 12। देखिए ना, 5/12, 5/12 दोनों, एक प्लस में एक माइनस में, तो कट कटाकर कितना आ जाएगा 0। कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा हमें लग रहा है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको कैलकुलेट कर रहा है कॉस ए और टेन ए का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो साइन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो साइन ए का जो वैल्यू है वो आपको दिया है 3/4। बहुत बढ़िया। अब आप बताइए ना कि साइन ए होता क्या है, तो साइन ए जो होता है वो होता है पी बाई एच, और पी बाई एच का वैल्यू दिया है कितना 3/4। इसका मतलब है कि पी और रेशियो एच का जो वैल्यू है वो 3/4 रहा होगा, ध्यान से समझिए। तो इसका मतलब ज़रूरत पड़ने पर आप लिख सकते हैं, इसका मतलब आप ज़रूरत पड़ने पर लिख सकते हैं कि जो P होगा वो 3x होगा और जो H होगा वो 4x होगा, क्योंकि जब भी हमें रेशियो में दिया रहता है तो उसको x के फॉर्म में मान लेते हैं, क्योंकि x जो होता है वो दोनों का कॉमन फैक्टर की तरह वर्क करता है, क्योंकि कोई तो कॉमन रहा होगा जिसको रेशियो बना दिया है। तो P और H मिल चुका है, हमें निकालना क्या है B, और B होता क्या है, तो B जो होता है वो अंडर रूट में H के स्क्वायर और माइनस में P के स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब अंडर रूट में H का स्क्वायर, और H है कितना 4x, इसका मतलब 4x का स्क्वायर, और माइनस में कितना होगा P स्क्वायर, P मतलब कितना 3x का स्क्वायर। इसको जब आप सोल्व कर रहे होंगे तो 16x स्क्वायर आ रहा होगा, 4x का स्क्वायर कितना होता है 16x स्क्वायर, और माइनस में कितना 9x स्क्वायर, तो वापस में आ रहा होगा 7x स्क्वायर। अब देखिए जिसको जोड़ा मिल गया वो तो बाहर घूमने निकलेगा, समझ रहे हैं ना, मतलब क्योंकि बिना जोड़ा के आप बाहर नहीं घूर सकते, बाहर घूमने के लिए आपको जोड़ा जरूरी है। तो देखिए एक्स स्क्वायर को जोड़ा मिल गया है तो ये बाहर निकल जाएगा, लेकिन सेवन जो है उसको कोई जोड़ीदार नहीं मिला है। रूट अंडर से बाहर निकलने के लिए रूट अंडर से बाहर निकलने के लिए आपको जोड़ा की जरूरत होती है, और इसको जोड़ा मिल गया तो बाहर निकल गया, लेकिन 7 अभी भी अंदर ही है। कोई जोड़ा मिलेगा मतलब जोड़ी मिलेगी तो बाहर निकलेगा वो भी।
तो हमें एच पता चल चुका है, बी पता चल चुका है और पी भी पता चल चुका है। तो बताइए ना निकालना क्या है। तो निकालना है कॉस ए का वैल्यू। कॉस ए का वैल्यू होता क्या है, वो होता है बी बाई एच। बी कितना है, तो आपका बी जो निकाले हैं वही तो बी था, वो कितना है अंडर रूट में 7x और बटा में एच कितना है, तो आपका एच दिया हुआ है 4x। देखिए एच क्वेश्चन में ही दिया हुआ था 4x, तो इसका वैल्यू पुट कर देंगे कितना 4x। तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा x से x कैंसिल, इसका मतलब कितना अंडर रूट में 7 और बटा में 4। दूसरी तरफ आपसे पूछ रहा था tan a, तो tan a का वैल्यू कितना आएगा, तो जो tan a का वैल्यू आ रहा होगा वो आता है p बाई बी। और p कितना था बताइए, तो p का वैल्यू था 3x, तो p का वैल्यू पुट कर देंगे 3x और बटा में b का वैल्यू कितना निकला है रूट अंडर में 7 और x बाहर में है, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कितना आएगा 3 और बटा में रूट अंडर में 7। ये हो गया आपका दोनों के दोनों आंसर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट में बोल रहा है दिया हुआ है कि 15 कॉट ए का वैल्यू 8 है, तो साइन ए और सेक ए का वैल्यू क्या होगा। देखिए आपको दिया क्या है, तो दिया है आपको 15 कॉट ए। 15 कॉट ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, तो ये 15 मल्टीप्लाई में है, बराबर के उस साइड भेज देंगे इसको, तो इधर तो सिर्फ और सिर्फ कॉट ए बचेगा और कॉट ए का वैल्यू होगा कितना 8 बटा में 15, यानी कि जो 8 बटा में 15 आ रहा है वो क्या है कॉट ए। तो कॉट ए होता क्या है, कॉट ए होता है बी बाई पी, और बी बाई पी का वैल्यू आपको 8 बटा में 15 आ चुका है। इसका मतलब बी और पी का जो रेशियो है वो 8:15 है। ठीक, इसका मतलब बी का जो वैल्यू है वो 8x और p का जो वैल्यू है वो 15x हम लोग मान सकते हैं। तो हमें अब एज का वैल्यू निकालना है। अब देखिए ना ये वाला आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको कल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज थे, साइन कॉस से टेन और कॉसेक सेक कॉट, वो सभी के बारे में बताया था कि साइन किस रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, कॉस किस रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, टेन किस रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जो साइन कॉस टेन है ना वो किसी न किसी दो साइड के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। आपको ये रेशियो अगर याद नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत होगा। देखिए जैसे ही कॉट देखते हैं तो हमें याद आ जाता है कि कॉट किसका था इन्वर्स, तो कॉट टेन का इन्वर्स था, और टेन का किसको रिप्रेजेंट कर रहा था पी बाई बी को, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बी बाई पी को। इतना समझदारी आपको अगर है तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे, फंसेंगे नहीं। अब अगर इतना समझदारी आपको नहीं है तो हमें लग रहा है कि मैं बना भी रहा हूं तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है मतलब समझदारी है, और नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए, उसमें सारा का सारा बेसिक बताया गया है। इसमें सीधे क्वेश्चन के पास आए। तो एज का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो एज का वैल्यू होगा क्या अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यही तो होता है। तो अंडर रूट में कितना 15x का स्क्वायर और प्लस में कितना 8x का स्क्वायर, तो 15x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 5 x स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर का 8x स्क्वायर, मतलब कितना 88 के 64x स्क्वायर। अब देखिए 25 और 225 और 64 दोनों अगर जोड़िएगा तो कितना आएगा 289x स्क्वायर आएगा। 5 और 9 6 2 8 और 2 की 2, और 289x स्क्वायर जो होता है, तो 289 जो होता है वो 17 के स्क्वायर होता है। समझिए ध्यान से 289 किसका स्क्वायर होता है, तो जो 289 होता है वो होता है 17 का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर तो पहले से ही है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, इसका मतलब कितना आ गया 17x आ गया आपका हाइपोटेनस। यानी कि हमने क्या किया हाइपोटेनस का वैल्यू निकाल लिया 17x। अब वो कुछ भी पूछेगा 6 रेशियो में से कुछ भी पूछेगा तो हम लोग बताने के सक्षम है, क्योंकि 6 में यही 3 चीज तो यूज होता है पी बी और एच, हमें तीनों के तीनों पता चल चुका है पी बी और एच। तो हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू पुट कर देंगे। साइन ए किसको रिप्रेजेंट करता है, तो साइन ए पी बाई एच को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब पी का वैल्यू कितना है,
तो p का वैल्यू आप बताएंगे 15x है, और h का वैल्यू कितना निकला है 17x, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15 और बटा में कितना 17। उसी प्रकार से सेक का वैल्यू निकालेंगे, तो सेक a का वैल्यू कितना हो जाएगा h/b, मतलब कितना 17x, और बटा में कितना b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू था आपका 8, 8x हो जाएगा, एक से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल आउट हुआ था, तो यहाँ आ जाएगा कितना 17/8। ये भी आपको समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया हुआ है सेक थीटा का वैल्यू 13/12। तो सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पूछ रहा है कि जितना भी, क्योंकि एक ही का वैल्यू दिया है ना, सेक थीटा का वैल्यू दिया है ना, बाकी 6 का तो वैल्यू और रहा होगा, 6 और भी तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, 5, एक इसको छोड़ के 5 और भी तो हैं, तो उन पांचों का वैल्यू निकालना है। और आपको पहले ही बताए थे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो सभी के सभी 3 ही साइड के रेशियो होते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। यदि हमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों पता है तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहले देखते हैं पता क्या है। तो हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है सेक थीटा का वैल्यू, और सेक थीटा का वैल्यू कितना दिया है 13 और बटा में 12। सेक थीटा रिप्रेजेंट किसको करता है एच बटा में बी को, h/b, और यह हो जाएगा आपका कितना 13/12। इसका मतलब जो है h और b के बीच का जो रेशियो है वो कितना आ गया है 13:12। इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग h का वैल्यू पूछे तो h का वैल्यू कितना लिख सकते हैं हम लोग। इसका मतलब h का वैल्यू, h का जो वैल्यू है वो 13x, और b का जो वैल्यू है वो 12x लिख सकते हैं। तो h/b, अब हमें बचा क्या है p, यही ना एक बचा है, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जो p का वैल्यू होगा वो होगा अंडर रूट में h का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर, और h है कितना, h आपका है 13x, तो 13x का स्क्वायर और माइनस में कितना 12x का स्क्वायर, 12x का स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप सोल्व कर रहे होंगे तो 13x का स्क्वायर करेंगे तो 169x स्क्वायर आएगा, और माइनस में 144x स्क्वायर आएगा। जब घटा रहे होंगे तो अंडर रूट में कितना रहा होगा 25x स्क्वायर, और यह जो है वो 5x का वैल्यू होता है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है और x का स्क्वायर का अंडर रूट क्या आ जाएगा x। अब हमें p, b और h तीनों पता है, तो सारा का सारा निकाल सकते हैं। तो सेक के अलावा कौन कौन बाकी है, तो अभी भी साइन थीटा बाकी है। साइन थीटा होता कितना है p/h। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है b/h। साइन कॉस टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है p/b। और उसके बाद होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, ये होता है h/p, क्योंकि कॉसेक साइन का अपोजिट होता है। सेक का वैल्यू तो उसने खुद ही दे दिया था हमें, तो सेक का तो निकालना नहीं है, सीधे सीधे कॉट का वैल्यू निकालना है। तो कॉट थीटा क्या होता है टेन का उल्टा होता है, मतलब क्या हो जाएगा b/p, और इन सभी का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो p/h पुट करेंगे तो p कितना था, तो हमारा जो p निकल कर आया है वो आया है 5x, और बटा में h कितना था 13x, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 5/13 बचेगा। यहाँ b/h करेंगे तो 12x, और बटा में 13x, x से x कैंसिल हो जाएगा तो 12/13 आएगा। यहाँ जो है 10 का वैल्यू होता है p/b, और p कितना है तो 5x है, और b कितना है 12x, x से x कैंसिल तो 5/12। कॉसेक कितना होता, कॉसेक होता है कितना, तो h/p, h कितना है 13x बटा में 5x, x से x कैंसिल तो 13 और बटा में 5। यहाँ आपका कॉट हो जाएगा b/p, तो b कितना दिया हुआ है हमारा, तो b दिया हुआ है 12x, और बटा में p कितना है वो है 5x, x से x कैंसिल तो 12/5। ये एकदम बेसिक लेवल से हम लोग बना रहे हैं, आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। इसमें बोल रहा है कि एंगल ए एंड बी आर अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा। और ए बोल रहा है कि इस प्रकार से है कि कॉस ए और कॉस बी का जो वैल्यू है वो बराबर है। तो आप हमको दिखाइए कि क्या एंगल ए और एंगल बी बराबर होगा कि नहीं होगा। तो पहले ये बताइए कि हमें दिया हुआ क्या है। तो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं। तो हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि कॉस ए और जो कॉस बी का वैल्यू है वो बराबर है, ऐसा दिया हुआ है। इससे पहले हमें एक ट्रायंगल बना लेना चाहिए जिसमें एंगल ए और एंगल बी दोनों के दोनों अक्यूट एंगल हो। तो चलते हैं हम लोग एक ट्रायंगल के पास, देखते हैं। एक ट्रायंगल बना लेते हैं। मान लिया कि यह एक ट्रायंगल है, ठीक ठीक, यह एक ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल में आपका एंगल ए और एंगल बी जो है अक्यूट एंगल है। तो यहाँ पे हम लोग एंगल ए मान लेंगे और यहाँ पे एंगल बी मान लेंगे। और इसको आप कुछ भी मानिए, कोई मतलब नहीं है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं एंगल सी। इसको क्या मान लेते हैं, एंगल सी, ठीक। अब बोला क्या है कि इसमें ए वाला जो एंगल है, दोनों एंगल, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल दोनों के दोनों अक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा कि 90 डिग्री से छोटा है, क्योंकि 90 डिग्री एकदम सीधा रहता है तब बनता है। जैसा कि हमने पिछले वाला एग्जाम्पल में देखा होगा, पिछले 2 एग्जाम्पल में लिए होंगे, अगर ट्रायंगल बनाए होंगे तो 90 डिग्री बनाए होंगे तो एकदम सीधा रहता है तब जाके 90 डिग्री बनता है। देखिए एकदम सीधा है तब 90 डिग्री बनता है, अगर हल्का भी झुक जाता है तो 90 डिग्री से घट जाता है। इतना अनुभव आपको हो रहा होगा। तो ये जो है वो अक्यूट एंगल ही है और ये भी अक्यूट एंगल है, ठीक। अब बीच से एक लाइन हम लोग इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं कि मान लिया कि यह एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है। तो इसको हम लोग सी डी लिख देते हैं। इसका मतलब सी डी जो है इस ट्रायंगल में था नहीं, मैंने स्ट्रक्चर में किया है, बनाया है। इसको जो है कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत रखते हैं कि सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। इसका मतलब जो सी डी है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। ये मैंने बनाया है, कंस्ट्रक्ट किया है, ये हमें दिया हुआ नहीं है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। तो यहाँ से हमें 2 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। ट्रायंगल ए, देखिए ट्रायंगल ए सी डी और ट्रायंगल बी सी डी, 2 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं और दोनों के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। आप याद कीजिए सबसे पहली क्लास में हमने आपको बताया था कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें राइट एंगल फॉर्म होना बहुत जरूरी है। और हमने देखा कि एक्यूट एंगल के चक्कर में हमारा राइट एंगल गायब हो गया था। तो एक राइट एंगल का निर्माण करवाए हम लोग, परपेंडिकुलर डाल के, लंब डाल के एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण कराए। तो एक निर्माण करने के चक्कर में 2 बन गया। चलिए अच्छी बात है। हमें दिया हुआ क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो इस वाले ट्रायंगल में अगर आप चलेंगे तो कॉस ए के हिसाब से परपेंडिकुलर ई और बेस ई हो जाएगा। तो और हाइपोटेनस तो फिक्स है ए सी। तो कॉस थीटा का वैल्यू होता कितना है, कॉस थीटा का वैल्यू होता कितना है, तो कॉस थीटा का वैल्यू होता है कितना, पी बाई एच। तो इसमें इस एंगल के लिए ध्यान से समझिए, इस वाला एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा कितना, तो आप कहेंगे कि सी डी हो जाएगा। तो सी डी और बटा में क्या होगा, सॉरी परपेंडिकुलर थोड़ी होता है, कॉस थीटा में जो होता है बेस बाई हाइपोटेनस होता है ना। तो ये तो परपेंडिकुलर है इसके लिए और बेस है, तो बेस बाई हाइपोटेनस होगा ना। तो बेस कितना लेंगे, ए डी, ए डी और बटा में हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ए सी, ठीक है। अब हम लोग इस ट्रायंगल में चलेंगे तब ना कॉस वी का वैल्यू मिलेगा, और इसमें भी चलेंगे तो इसके लिए भी परपेंडिकुलर यही होगा, क्योंकि बताए थे कि जिस वाला एंगल से आप कंपेयर करते हैं उसके सामने वाला जो साइड है वही परपेंडिकुलर बनता है। तो कॉस थीटा बराबर होता क्या है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना हो जाएगा, बी डी और बटा में हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, तो जो हाइपोटेनस होगा वो हो जाएगा बी सी। बी सी हो जाएगा क्या, हाइपोटेनस, ठीक। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको उधर भेज दीजिए और उसको इधर ला दीजिए। तो ये भाग वाला उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, वो वाला इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इसका मतलब ए डी और बटा में बी डी का जो वैल्यू है वो है आपका कितना, ए सी और बटा में बी सी के बराबर, क्योंकि इसको ऊपर भेज दिए उसको नीचे ला दिए। अगर हम लोग
अगर हम लोग इसको ध्यान से समझिए, अगर हम लोग ये दोनों के दोनों बराबर है और इसको हम लोग किसी कांस्टेंट नंबर के बराबर मान लेते हैं, मान लिया कि यह जो है x के बराबर रहा होगा, तो इस कंडीशन में यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिलेंगे, एक मिलेंगे AD और बटा में BD बराबर x, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका AC और बटा में BC, वो भी बराबर x। क्योंकि अगर दोनों बराबर है तो दोनों दोनों के दोनों किसी न किसी संख्या के बराबर रहा होगा या किसी न किसी फ्रैक्शन के बराबर रहा होगा, क्योंकि यह तो एक रेशियो है, रेशियो एक प्रकार के फ्रैक्शन होता है। तो यह भी मान लिया 1/2 के बराबर, यह भी 1/2 के बराबर, तो मान लिया वह 1/2 नंबर है, तो इसको अलग से 1/2, इसको भी अलग से 1/2 लिख सकते हैं, मतलब एक एज्यूमिंग वैल्यू है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो AD का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो जो AD का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है BDX, और दूसरी तरफ अगर हम लोग AC का वैल्यू देखें तो वो कितना आ जा रहा है BCX। ठीक, ये दोनों बहुत काम की चीज़ है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे, इसलिए हम लोग इसको संजो कर रखे हैं, क्योंकि इसका हमें भविष्य में यूज है। अब यूज कब है, तो हम लोग अब जा रहे हैं पाइथागोरस लगाने। क्या लगाने जा रहे हैं, पाइथागोरस। पाइथागोरस किस में लगाएंगे, तो यहाँ हमें दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल है इधर का, देखिए, और दूसरा ट्रायंगल इस तरफ भी तो बन रहा है, तो दूसरा ट्रायंगल हमें किस तरफ है, इस तरफ, और दोनों के दोनों राइट एंगल है। दोनों के दोनों कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लोग दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और पाइथागोरस थ्योरम में पी के स्क्वायर, इसमें भी अगर परपेंडिकुलर के स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो इस ट्रायंगल के हिसाब से, देखिए थोड़ा सा मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे इन, एक्चुअली ये थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन डाल दिया है, मतलब ये समझ रहे हैं कैसा क्वेश्चन है। अब स्लो डिलीवरी लगातार कोई गेंदबाज बॉलिंग कर रहा हो और अचानक बीच में तेज ओवर मार दे, समझ रहे हैं, एकदम वैसा ही क्वेश्चन है। अभी तक एकदम स्लो आसान आसान क्वेश्चन डाल रहा था और अचानक से थोड़ा सा टफ कर दिया है। आपको अगर आप बल्लेबाजी कर रहे हैं, आपको कल भी बताए थे कि मैथमेटिक्स एक क्रिकेट गेम की तरह होता है, अगर आप प्रैक्टिस को छोड़ दीजिएगा ना तो मैथ्स बनना भूल जाते हैं। जैसे कि विराट कोहली जूझ रहा होता है कभी कभी प्रैक्टिस छूट जाने की वजह से, या कभी इंजरी के वजह से, तो अगर आप किसी भी वजह से प्रैक्टिस मैथमेटिक्स का छोड़िएगा तो शॉट लगना बंद हो जाएगा, मतलब मैथ्स बनने बंद हो जाएंगे। तो यहाँ भी तो आप मैथ पढ़ रहे हैं, तो आप एक प्रकार से क्रिकेट गेम से कंपेयर करके देखिए, आपको शॉर्ट बॉल के लिए भी तैयार रहना होगा, ऑर्कर के लिए भी, फुल टॉस के लिए भी। तो अचानक आपको ऑर्कर डाल दिया है, घबराइए नहीं। हम लोग ट्रायंगल ACD में चलेंगे, इन ट्रायंगल ACD। इस ट्रायंगल में अगर हम लोग CD के स्क्वायर को निकालना चाहें, CD स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस को स्क्वायर घटाना पड़ेगा, तभी ना निकलेगा CD का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है, वो है आपका AC का स्क्वायर, और माइनस में क्या करना पड़ेगा, बेस मतलब कितना, AD का स्क्वायर। बेस क्या है, AD का स्क्वायर। ठीक, अब दूसरी तरफ इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे, और दूसरी तरफ उधर वाला ट्रायंगल में चलेंगे, तो कौन सा ट्रायंगल है उधर, इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD। तो BCD वाला ट्रायंगल में भी अगर हम लोग CD के स्क्वायर को निकालेंगे तो CD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब कितना, BC के स्क्वायर, और माइनस में बेस का स्क्वायर, मतलब कितना, BD का स्क्वायर। ठीक, क्योंकि दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है, पर दोनों के दोनों के लिए हाइपोटेनस चेंज और बेस चेंज है। देखिए हम लोग कुल मिला के कर क्या रहे हैं ये आपको बता देते हैं। हम लोग कुल मिलाकर AC को BC के बराबर करना चाहते हैं, क्योंकि जिस वक्त AC और BC बराबर हो जाएगा उस वक्त खेल खत्म। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर हो तो उसके सामने सामने वाला जो दो साइड अगर बराबर हो तो उसके सामने सामने वाला जो कोण है वो बराबर होते हैं। तो हमें सिर्फ उन दोनों के सामने सामने वाला साइड को बराबर दिखा देना है। जैसे ही साइड बराबर दिख जाएगा बोल देंगे कि दोनों एंगल बराबर है, वही तो पूछ रहा था हमसे।
कि दिखाइए कि दोनों के दोनों एंगल बराबर है कि नहीं। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में भी सी डी का स्क्वायर है और इक्वेशन सेकंड में भी सी डी का स्क्वायर है, तो ज़रूरत पड़ने पर आप ए सी स्क्वायर, देखिए इसलिए बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर हम लोग चलेंगे तो जो ए सी का स्क्वायर होगा और माइनस में जो ए डी का स्क्वायर होगा वो बराबर होना चाहिए किसके, बी सी के स्क्वायर और माइनस में बी डी के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। अब आप ही बताइए कि हम लोग वैल्यू निकाल कर रखे थे, देखिए ए सी का वैल्यू निकाल कर रखे थे और ए डी का स्क्वायर या बी डी का स्क्वायर का भी हम लोग वैल्यू, ए डी का स्क्वायर का भी वैल्यू निकाल कर रखे थे, इसी दिन दुनिया के लिए हम लोग निकाल कर रखे थे। तो ए सी का स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ए सी का स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो जो ए सी का स्क्वायर का वैल्यू आएगा वो कितना होगा, बी सी एक्स के बराबर। तो जहाँ पर ए सी है उसके जगह पर आप पुट कर देंगे कितना, बी सी एक्स, ठीक। और माइनस में ए डी, तो ए डी का वैल्यू कितना है, बी डी एक्स, तो इसके जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, पुट बी डी एक्स का स्क्वायर, और बराबर में जो भी है उसको कुछ करने वाले हम लोग नहीं हैं, तो उसको वही के वही रहने देंगे, बी सी के स्क्वायर और माइनस में बी डी के स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये जब स्क्वायर होगा तो बी सी को भी स्क्वायर कर देगा और एक्स को भी स्क्वायर कर देगा, मतलब दोनों को स्क्वायर बना देगा। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा बी सी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक, और माइनस में क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और उधर क्या है, तो उधर में आपका है बराबर में कितना है, तो बराबर में आपका है बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, माइनस में बी डी स्क्वायर। अब देखिए दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो इसमें क्या बचेगा, बी सी का स्क्वायर माइनस में बी डी का स्क्वायर, और उधर भी वही है बी सी का स्क्वायर और माइनस में बी डी का स्क्वायर। देखिए इधर भी सेम संख्या है और इधर भी सेम संख्या है, गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आएगा बी सी का स्क्वायर माइनस में बी डी का स्क्वायर, और बटा में भी तो वही है बी सी स्क्वायर और माइनस में बी डी स्क्वायर। तो ये दोनों के दोनों जो हैं वो कट कटाकर वन फॉर्म कर रहे होंगे, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, वन, इसका मतलब एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा वन। अगर एक्स का वैल्यू वन आ गया है, इसका मतलब समझ रहे हैं, अगर एक एक्स का वैल्यू वन आ गया है इसका मतलब ए सी बराबर क्या था, तो ए सी बराबर यहाँ पर ध्यान से देखिए, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, ध्यान से देखें। तो ये जो ए सी का वैल्यू है वो हमें क्या था, बी सी एक्स के बराबर था। अब हम लोग लिख सकते हैं कि जो ए सी का वैल्यू है वो बी सी और गुणा में वन के बराबर है, क्योंकि एक्स का वैल्यू हमने वन निकाल लिया है, और किसी भी संख्या में वन से गुणा कीजिएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि जो ए सी है वो बी सी के बराबर है, और यही तो हम चाहते थे कि ए सी और बी सी आपस में बराबर हो जाए। जैसे ही ए सी और बी सी आपस में बराबर होगा तो आप गर्व से कह सकते हैं कि इसलिए जो सामने सामने का कोण होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड बराबर हो तो उसके सामने सामने वाला कोण भी बराबर होता है। क्लास 9 में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो ये आप समझ लीजिए, ज़रूरत पड़ने पर आपको क्लास 10th में जब ज्योमेट्री सिखाएंगे तो कुछ कुछ 9 के कॉन्सेप्ट भी आपको करवाएंगे। अभी आप समझिए कि इस प्रकार से हम लिख देंगे एंगल ए और बराबर होगा एंगल बी का, और यही आपको प्रूव करना था, हो गया प्रूव्ड। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार पीछे जाइए और फिर से देखिए कि मैंने कैसे एक्सप्लेन किया, ठीक। हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको दिया हुआ है कॉट थीटा का वैल्यू, और कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो कॉट थीटा का जो वैल्यू है वो आपको दिया है 7/8। तो कॉट थीटा होता क्या है, वो होता है b/p के बराबर, और यह कितना है 7/8 के बराबर।
इसका मतलब b का वैल्यू कितना होगा, तो b का वैल्यू होगा 7x, और p का वैल्यू कितना होगा, तो जो p का वैल्यू होगा वो होगा 8x। इतना आप अब समझ रहे होंगे, ठीक। b और p का वैल्यू निकल चुका है। अब आप एज का वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए वही पाइथागोरस थ्योरम से। तो एच का स्क्वायर जो होता है वो बी स्क्वायर और प्लस में पी स्क्वायर के बराबर होता है, तो स्क्वायर इधर भेज देंगे, अंडर रूट में चला जाएगा। बी का वैल्यू कितना है 8x, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और प्लस में क्या कर देंगे 7x का स्क्वायर। तो आप बताइए 8x का स्क्वायर कितना 64x स्क्वायर, और प्लस में कितना 49x स्क्वायर। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 9 और 4 13, और 6 4 10, और 1 11, 113x स्क्वायर आ रहा होगा। ये कितना आ रहा होगा 113x स्क्वायर, ठीक। अच्छा, और हमें यहाँ से अगर आप एज का वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में आएगा 113, ये तो अंडर रूट में रह जाएगा, और एक्स आ जाएगा बाहर में। देखिए ये आपका एच निकल चुका है, बी और पी पहले से ही दिया हुआ था, और वैल्यू किसका निकालना है, तो वैल्यू निकालना है आपको 1 + sin थीटा और इनटू में 1 - sin थीटा, ठीक है। और डिवाइड में कितना 1 + cos थीटा और इनटू में 1 - sin थीटा। तो पहले तो आप इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। देखिए a + b और इनटू में a - b एक फॉर्मूला होता है a² - b²। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस में साइन का स्क्वायर थीटा, और बटा में इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस में कॉस का स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपको क्लास 7 में पढ़ाया गया था, 8 में पढ़ाया गया था, वहाँ का फॉर्मूला है a² - b² = a + b × a - b। तो यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे तो 1 और माइनस में साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो वो होता है p/h और उसका स्क्वायर है, और बटा में क्या करेंगे 1 और माइनस में कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, वो होता है b/h और उसका स्क्वायर है। अब आपको जो भी वैल्यू निकाले हैं वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। तो 1 और माइनस में p कितना है, तो p आपको है 8x, तो ये हो जाएगा आपका 8x, और बटा में कितना 113x, लेकिन ये अंडर रूट में, और इसका स्क्वायर, क्योंकि 113 में 113 बाहर निकला नहीं है, उसको जोड़ीदार नहीं मिला था। और इसमें क्या करेंगे 1 और माइनस में b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू है 7x, तो 7x, और बटा में कितना अंडर रूट में 113 और x का स्क्वायर। तो इसको जब आप सोल्व कर रहे होंगे तो ऊपर में आएगा 1 - 8x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 ठीक है 64x स्क्वायर, और बटा में कितना 113x स्क्वायर, और बटा में तो ये हो जाएगा आपका 1 और माइनस में 49x स्क्वायर, और बटा में 113x स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना है, तो या तो आप इसको खुद ही सोल्व कर लीजिए क्योंकि ये बहुत साधारण सा इक्वेशन है, और नहीं तो मैं इधर सोल्व कर देता हूँ, जगह बच गया है। देखिए तो वहाँ 113x स्क्वायर आएगा कितना ऊपर में 113x स्क्वायर, और माइनस में 64x स्क्वायर आएगा, और बटा में कितना 113x स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। और इसके ये ऊपर वाला का कैलकुलेशन है, भिन्न के जोड़ बना रहे हैं, भिन्न के घटाओ। इधर करेंगे तो 113x स्क्वायर, और माइनस में कितना 49x स्क्वायर, और इसके होल का बटा में वही 113x स्क्वायर रहेगा। देखिए सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, मीन टर्म और एक्सट्रीम टर्म समझते होंगे, तो मीन टर्म दोनों नीचे रहता है और एक्सट्रीम टर्म सबसे ऊपर चला जाता है। तो ऊपर में जाने वाला है उसे पहले घटा लेते हैं, 113 में से अगर 64x स्क्वायर को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 49x स्क्वायर, और ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा तो 1 कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर होगा, और नीचे क्या आने वाला है, तो इसमें आ जाएगा 64x स्क्वायर, और ये इसी के साथ रहेगा ना ये दोनों, और ये दोनों सबसे ऊपर में चला गया है। तो नीचे में क्या आने वाला है, तो नीचे में 113x स्क्वायर भी आने वाला है, ये दोनों से ये दोनों कट जाएगा,
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इसका मतलब 49 और बटा में 64 आ जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। अब देखिए एक और वैल्यू निकालना है, वो है कॉट स्क्वायर थीटा का। तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो जो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने के लिए आप कॉट थीटा का वैल्यू जो भी होता है तो होता क्या है, बी बाई पी, उसका स्क्वायर कर दीजिए। या कॉट थीटा का वैल्यू तो उसने दिया ही था 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए। तो यह कितना हो जाएगा, 49 और बटा में 64, 49 और बटा में 64। अब ध्यान से समझिए, ये कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू था कितना, 49/64, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी कितना आया है, एक मिनट यहाँ पे क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। 1 प्लस कॉस थीटा था और यहाँ 1 माइनस भी कॉस ही थीटा था। यहाँ क्वेश्चन सिर्फ गलती हुआ है, बनाया हुआ सही है। ठीक, तो अब घबराएंगे नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक उतर गया था, इसमें 1 माइनस कॉस थीटा ही था क्वेश्चन में, बाकी सारा का सारा वैल्यू सही है। तो एक तो ये तरीका हुआ। इसको एक और तरीका से बना सकते थे, अब वो भी बहुत ईजी तरीका था। देखिए उसको कैसे बनाया जा सकता था। इसको आपको इसमें दिया क्या था, ध्यान से देखिए, इसमें आपको दिया था कॉट थीटा का वैल्यू 7/8। तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या दे दिया था आपको, 7/8। ठीक, कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया था, 7/8। आपको अगर याद होगा तो मैंने पिछले क्लास में एक लास्ट फॉर्मूला बताया था, साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ठीक उसी प्रकार से कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा, और इसी का तो वैल्यू 7/8 दिया हुआ है। ठीक से समझिए, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो साइन थीटा का वैल्यू होता है, सॉरी एक फॉर्मूला पढ़ाए थे कि जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। ये फॉर्मूला मैंने आपको कल पढ़ाया था, और यह भी बोला था कि टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा, इसलिए कॉट थीटा का वैल्यू इसका उल्टा हो जाता है क्या, तो कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा। ठीक, तो कॉट थीटा के बदले में कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख देंगे। इसका मतलब जरूरत पड़ने पर आप कॉस थीटा का जो वैल्यू है, कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो 7x, और जो साइन थीटा का वैल्यू है वो आप 8x लिख सकते हैं। रेशियो में रहता है तो आप 7x और 8x लिख सकते हैं। और आपको वैल्यू निकालना कितना का है, और आपको वैल्यू निकालना है 1 माइनस साइन थीटा और इनटू में 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, और बटा में कितना है, 1 माइनस कॉस थीटा और इनटू में 1 प्लस कॉस थीटा। इसी का तो वैल्यू निकालना है। अब हमने साइन थीटा और कॉस थीटा का एकदम रेडीमेड वैल्यू निकाले हैं, इसमें p/h और b/h की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो रेडीमेड वैल्यू भी पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे 1 माइनस 7x और इनटू में 1 प्लस 7x, और डिवाइड में क्या करेंगे 1 माइनस 8x और इनटू में 1 प्लस 8x। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कितना 1 का स्क्वायर और माइनस में कितना 49x स्क्वायर, और बटा में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस में 64x का स्क्वायर। अब ध्यान से समझिए ध्यान से समझिए, यहाँ से जो हमें ये वैल्यू आ रहा है 1 का स्क्वायर माइनस ये, इसको ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा का वैल्यू था ना, और हमें उसमें वैल्यू कितना आ रहा था, उसमें आपका वैल्यू आ रहा था 49/64, 49 बाई कितना 64। तो इसमें हम लोग प्रत्येक को 64 से डिवाइड कर देंगे, तो वो जो है थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, पर आप इतना से समझ गए होंगे कि जब आप 64 से डिवाइड करेंगे, 49 से डिवाइड करेंगे दोनों के एलसीएम से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। ये तरीका भी बढ़िया था, आप रेडीमेड वैल्यू पुट करके भी बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है कि 3 कॉट ए का वैल्यू कितना है, 3 कॉट ए का वैल्यू 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर आप कॉट ए का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3, और कॉट ए होता कितना है b/p,
और बी बाई पी कितना होता है 4/3। इसका मतलब ये है कि b का वैल्यू हो जाएगा 4x और p का वैल्यू कितना हो जाएगा 3x। आपसे पूछ क्या रहा है 1 - tan² बटा में 1 + tan²। फिर से आपको वही आपको, हालांकि tan पूछ रहा है और ये चेक करने बोल रहा है कि यह जो है 1 - tan² बटा में 1 + tan² जो है वो दोनों के दोनों LHS और RHS बराबर है कि नहीं। तो आप ध्यान से समझिए, हमें फिर से वही तीनों चीज़ पता करना है, P B और H। B और P तो पता चल चुका है, H निकालना है। तो H निकालने के लिए 3x² और प्लस में 4x² करेंगे तो ये फाइनली 5x दे रहा होगा, क्योंकि 25x² आ जाएगा। और 25x² मिलकर क्योंकि यहाँ से 9x² और यहाँ से 14x² 16x² आएगा। H P और B सब पता चल चुका है। अब देखिए LHS के पास चलते हैं। LHS में आपको क्या दिया हुआ है 1 - tan²A और बटा में क्या हो जाएगा 1 + tan²A। ठीक, 1 - tan²A, tan का वैल्यू क्या होता है P/B, यानी कि कितना 1 - P कितना 3x और बटा में B कितना 4x इसका स्क्वायर और बटा में कितना 1 + 3x और बटा में 4x का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, ये स्क्वायर करेंगे तो 9x² बटा में 16x², यहाँ 16x² आ जाएगा और बटा में माइनस में 9x², इसके होल बटा में 16x²। और इसके बटा वाला को अगर आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 16x² और प्लस में 9x² और बटा में 16x²। अब आपको इतना आइडिया हो चुका होगा कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है तो वापस तो ये कटता ही होगा। तो सीधे के सीधे हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे क्या, वो हो जाएगा आपका 16 में से 9 जाएगा तो 7x² आएगा और बटा में 16 में 9 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 25x²। x² से x² कैंसिल, यानी कि 7 बाई कितना आ गया 25। ये तो आपका LHS में आया है। और RHS वाला को भी तो चेक करना है कि बराबर है कि नहीं। तो RHS में क्या है, RHS का मतलब होता है आपके राइट साइड में, आपके राइट साइड में, और LHS का मतलब होता है आपके लेफ्ट हैंड के साइड में। और बराबर को अपने आप के बीच अपने आप को बराबर के पास रखना रहता है। तो बराबर के राइट साइड वाला को RHS और बराबर के लेफ्ट साइड वाला को LHS बोलते हैं। तो RHS में क्या है cos² A - sin²A कितना है cos² A और माइनस में sin²A। cos² A मतलब कितना P/H का स्क्वायर और माइनस में, सॉरी, cos का स्क्वायर मतलब B/H का स्क्वायर ना, और ये कितना हो जाएगा P/H का स्क्वायर। B का वैल्यू कितना है तो B का वैल्यू है 4x और बटा में कितना 5x का स्क्वायर और माइनस में कितना, तो माइनस में करेंगे P कितना था 3x और बटा में 5x का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 16x² बटा में 25x² माइनस में 9x² बटा में 25x²। जब आप सोल्व करेंगे तो इसके लिए आपको LCM में लेना पड़ेगा, जो कि कितना आ जाएगा 25x²। तो यहाँ आ जाएगा 16x² माइनस में 9x²। 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7x² बटा में कितना 25x²। x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा कितना 7 और बटा में 25। तो लिख देंगे अतः या हेंस, हेंस क्या लिखेंगे हेंस LHS बराबर RHS। LHS बराबर है किसके RHS, यानी कि LHS और RHS दोनों के दोनों बराबर प्रूफ हो चुका। अब हम लोग 2 क्वेश्चन और होंगे, ज़्यादा नहीं है, ध्यान से समझेंगे। इसमें आपको दिया हुआ है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ जितना भी दिया हुआ है सबका वैल्यू निकालना है। ठीक, तो इसका मतलब सबसे पहले तो हमें एक ट्रायंगल बनाना होगा, तो हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये आपका ट्रायंगल है, ठीक, ये जो है आपका क्या है ट्रायंगल है। ठीक, और इस ट्रायंगल में बोल रहा है कि राइट एंगल B पर है, इसका मतलब इस जगह पर जो है क्या है राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री इस जगह पर है B पर। ठीक, तो बाकी जो बचा होगा उसमें किसी को भी A
और किसी को भी सी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर बराबर आएगा। और बोल रहा है कि tan a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो tan a मतलब इससे कंपेयर कर रहा होगा, तो इससे कंपेयर कर रहा होगा तो परपेंडिकुलर इसको बोल रहा होगा और बेस इसको बोल रहा होगा। हाइपोटेनस तो फिक्स ही होता है, अब उससे कंपेयर करने पर परपेंडिकुलर जो है वो उसके सामने वाला होगा, क्योंकि एंगल ए के लिए दिया है। तो tan a के हिसाब से tan a का वैल्यू कितना दिया है, 1/√3। tan a का वैल्यू कितना दिया है, 1/√3, 1/√3। इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि tan a होता क्या है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है, तो इसके लिए तो BC है, और अपॉन में कितना है, AB, और यह जो है किसके बराबर होगा, 1/√3 के। इसका मतलब, इसका मतलब आप लिख सकते हैं क्या, इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि जो BC होगा वो 1 होगा, या अगर आप रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो BC को आपको x लिखना पड़ेगा, तो जो AB लिखिएगा वो √3x लिखिएगा, यही ना रेशियो के रूप में लिखिएगा। तो आपको AC निकालिएगा कैसे, वो तो हाइपोटेनस है, तो उसके लिए आपको x का स्क्वायर और प्लस में √3x का स्क्वायर के बराबर रहा होगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा, √3x का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 4x स्क्वायर, और यह जो है वो 2x के बराबर आएगा। इसका मतलब हमें सब कुछ निकल गया। इसका वैल्यू √3x निकला है, इसका वैल्यू सिर्फ x निकला है, और इसका वैल्यू कितना निकला है, तो इसका वैल्यू निकला है 2x। अब हम लोग P, B और H नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कौन से एंगल से कंपेयर करेगा। अब जैसे कि हमें पहला वाला क्वेश्चन में देखिए, तो पहले वाला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। पहले वाला क्वेश्चन में पूछ रहा है साइन ए और इंटू में कॉस सी, साइन ए और इंटू में कॉस सी, और प्लस में कॉस ए, और इंटू में कितना है, साइन सी, और इसका वैल्यू निकालना है। तो साइन ए के लिए P और H देखना है, तो P कितना होगा, उसके लिए P हो जाएगा √3x, कितना हो जाएगा, √3x, और बटा में हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 2x, और इंटू में कॉस सी। अब कॉस के लिए चलेंगे तो इसके कंपेयर करेंगे तो ये P होगा, लेकिन कॉस का वैल्यू तो B/H होता है, तो B के लिए फिर से √3x, और H तो वही है, तो फिर से करना पड़ेगा कितना, √3x, और बटा में कितना, 2x। चलिए प्लस है तो प्लस करेंगे। कॉस ए, अब इससे कंपेयर कर रहा है और कॉस ले रहा है, तो कॉस के लिए P, ये हो गया, क्योंकि एंगल से लेना देना है हमें, ये बोला मतलब परपेंडिकुलर फिक्स हो चुका। अब बेस कितना होगा, x, तो x और बट्टा में हो जाएगा 2x, और साइन सी, अब c के लिए साइन बोल रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर का वर्क ए करेगा, और साइन में P/H होता है, इसका मतलब P मतलब कितना, x, और बट्टा में कितना, 2x। इसका मतलब हो जाएगा सेम को सेम से गुणा कीजिएगा तो √3 से √3 हो जाएगा, x स्क्वायर, और बटा में 2 दूना के 4x स्क्वायर, और प्लस में कितना, x में x से गुणा होगा तो x स्क्वायर, और बटा में कितना, 4x स्क्वायर। अब x स्क्वायर दोनों तरफ है, तो x स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो ऊपर में कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर, और प्लस में x स्क्वायर, मतलब कितना, 4x स्क्वायर, और बटा में भी कितना, 4x स्क्वायर, कट कटाकर कितना आ जाएगा, 1। पहला वाला सोल्व हो चुका है। अब हम लोग दूसरे वाला को आप पर छोड़कर जाते हैं, क्योंकि इसमें भी वही वैल्यू पुट करना है। अगर इसको भी हम बता देंगे तो आप क्या कीजिएगा, इसलिए सेम क्वेश्चन है, उसमें भी ऐसे ही आप वैल्यू पुट कीजिए और बनाइए। नहीं बनता है तो समझिए कि कहाँ पे कमी है, आप में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, आप समझ नहीं रहे होंगे। तो फिर से बैक जाइए और देखिए कि कैसे समझाए थे, कैसे बनाए थे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसमें बोल रहा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, सेम है, उसमें एबीसी ट्रायंगल बोला था, इसमें पी क्यू आर बोल रहा है। तो पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, ठीक, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में आपको बोल रहा है कि क्यू जो है वो राइट एंगल है। कहाँ पर है, क्यू राइट एंगल, तो यहाँ पर क्यू दे देंगे ताकि यहाँ पर राइट एंगल है। एंड पी आर और पी क्यू, देखिए तो क्यू हो गया, तो पी किसी को भी और आर किसी को भी मान सकते हैं। और ये जो बोल रहा है कि पी आर और क्यू आर का जो वैल्यू है वो 25 है। देखिए पी आर
और प्लस में क्यू आर का जो वैल्यू है वो 25 दिया हुआ है। ठीक, अगर हम लोग थोड़ा देर के लिए इसका वैल्यू एक्स मान लें, इसका वैल्यू एक्स मान लें, सॉरी एक पी क्यू का भी वैल्यू दिया हुआ है, देखिए पी क्यू का वैल्यू 5 दिया हुआ है। अब इसका देखिए कौन गया, पी आर और कौन सा आर क्यू, पी आर और आर क्यू का वैल्यू 25 दिया हुआ है, हम लोग इसको एक्स मान लेते हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 25 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम 25 था, मतलब इसको और इसको मिलाकर 25 आ रहा होगा। तो मान लिया कि इसका 10 रहेगा तो उसका कितना रहेगा, 25 माइनस 10 मतलब 15। अगर इसका 5 रहेगा तो उसका कितना रहेगा, 25 माइनस 5 मतलब 20, क्योंकि दोनों मिलकर 25 बनना चाहिए। या आप पुट कर दीजिए ना, क्यू आर के बदले में एक्स पुट करके देखिए, तो पी आर का वैल्यू कितना होगा, अगर आप पी आर के जगह पर एक्स पुट करिएगा तो पी आर का वैल्यू कितना होगा, पी आर का जो वैल्यू होगा वो आपका आ रहा होगा इतना, और प्लस में एक्स कर देंगे बराबर में 25। तो यहाँ से आपका जो पी आर का वैल्यू आएगा वो 25 माइनस एक्स आएगा। ठीक, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू आर। पी क्यू आर में क्या होता है कि जो पी आर का स्क्वायर है, क्योंकि पी आर हाइपोटेनस है, तो जो पी आर का स्क्वायर है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। और बेस बेस क्या है उसका, तो जो बेस है ध्यान से देखिए, तो उसका जो बेस है वो है क्यू आर, तो इसका स्क्वायर, और प्लस में परपेंडिकुलर मतलब कितना, पी क्यू, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। पी आर कितना है, तो वो है आपका 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, और प्लस में क्यू आर कितना है, तो वो है आपका एक्स का स्क्वायर, और प्लस में 5 का स्क्वायर, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से जब आप सोल्व कर रहे होंगे तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर आया है, ये आपके क्लास 8 लेवल का इक्वेशन है। इसको सोल्व करना है तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर खोलेंगे, तो ए का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625, और प्लस में बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कितना, एक्स स्क्वायर, और माइनस में होता है 2ab मतलब 25 दूना के 50 एक्स, और इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना 25। देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, और दोनों तरफ सेम साइन में है, कट जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 625, उस 25 को भी इधर लाइए तो माइनस में हो जाएगा 25, और ये माइनस वाला को उधर भेज दीजिएगा तो हो जाएगा प्लस में 50 एक्स, यानी कि 625 में से 25 घटेगा तो पूरे के पूरे 600 बचेगा, और यह जो है वो 50 एक्स के बराबर आएगा। इसका मतलब अगर आप एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका 600 और बट्टा में कितना 50, तो जीरो से जीरो कट के, और एक्स का वैल्यू कितना आ रहा होगा 12, एक्स का वैल्यू कितना आ रहा होगा 12। इसका मतलब इसका वैल्यू यदि 12 है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 25 माइनस 12 मतलब कितना 13। इसका मतलब हमें इस ट्रायंगल के सारे पार्ट्स पता चल गए, बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर तीनों पता चल गए। तो पूछ क्या रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी। तो साइन पी क्या होगा, तो साइन पी के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा ये वाला, क्योंकि इस एंगल को ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 12, और हाइपोटेनस तो फिक्स है ये है। और अगर आपको कॉस पी पूछ रहा है तो कॉस पी का वैल्यू क्या होगा, तो उसके लिए परपेंडिकुलर ये है तो बेस 5 रहा होगा, यानी कि 5 बटा कितना हो जाएगा 13। और ये क्या पूछ रहा है टेन पी, तो टेन पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो टेन पी के लिए पी बाई बी, टेन पी के लिए पी बाई बी, तो पी कितना 12 और बटा में 5। इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट एंड हो गया है। एक और क्वेश्चन होगा शायद, इसमें जो है वो बनाना नहीं है, इसको हमें समझना है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ कुछ चीज़ें अभी समझेंगे, और कुछ कुछ चीज़ें जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ये कुछ चीज़ें इसमें नेक्स्ट क्लास से जुड़ी हुई है। तो हम लोग नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आपको बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ टेन ए इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या वैल्यू ऑफ टेन ए का जो वैल्यू है वो हमेशा एक से छोटा होता है, तो ये जो है गलत बात है। टेन का वैल्यू जो है वो एक से बड़ा भी होता है किसी किसी कंडीशन में। जैसा कि आप अभी पीछे जाकर देखिए, इसमें टेन का वैल्यू कितना आया है 12/5, 12/5 एक से छोटा है, 12/5 2 से भी बड़ा है। तो टेन का वैल्यू तो एक से बड़ा भी आ सकता है, और
ये एक से छोटा भी आ सकता है tan का वैल्यू, क्योंकि वो p और b का रेशियो देता है, p और b का रेशियो देता है, और p और b कभी बड़ा कभी छोटा हो सकता है। इसलिए जो tan का वैल्यू है वो क्या हो सकता है, बोल रहा है कि क्या हमेशा एक से छोटा होता है, तो गलत बात है, फॉल्स स्टेटमेंट है। अब जस्टिफाई करने के लिए बोला है, अभी मैंने एग्जाम्पल देकर जस्टिफाई किया है, ऐसे ही एग्जाम्पल देकर हम लोग जस्टिफाई करते रहेंगे। इसमें सेक का वैल्यू दिया है 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब बताइए ना, बोल रहा है कि सेक का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेक ए का वैल्यू बोल रहा है कितना, 12 और बटा में 5। आप पहले हमें बताइए सेक होता क्या है, एच और बटा में बी। इसका मतलब एच बटा बी का वैल्यू 12/5 हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हाइपोटेनस बड़ा होना चाहिए बेस से, हाइपोटेनस बेस से बड़ा है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस बेस से बड़ा होना चाहिए, और हाइपोटेनस बेस से बड़ा है, इसलिए ये वैल्यू हो सकता है। ट्रायंगल बनाएंगे, किसी को मानेंगे 5, 12, 13 और दिखाएंगे कि होता है कि नहीं, आपको फाइनली आ जाएगा। तो ये वाला ट्रू है, ये वाला फॉल्स है। तीसरा वाला के चलते हैं, बोल रहा है कॉस इज द, ये एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल ए। ये आपको अगले एक्सरसाइज में पढ़ना है, जिसमें कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। जबकि ये बोल रहा है कि कॉस जो है वो कॉसे के एब्रीविएट होता है, तो नहीं, ये गलत बोल रहा है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे, गलत स्टेटमेंट बोलेंगे। ये हम लोग अगले एक्सरसाइज में इस फॉर्मूला को पढ़ेंगे। अगला बोल रहा है कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, तो महा मजाक वाला फॉर्मूला कर दिया, क्वेश्चन पूछ दिया है। बोल रहा है कि जो कॉट ए है, ध्यान से समझिए क्या पूछ रहा है, कॉट ए। और ये बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन भी है कि क्या कॉट ए का मतलब, कॉट ए का मतलब कॉट और इनटू में ए होता है का, तो नहीं। कॉट ए एक रेशियो है, कॉट ए एक रेशियो है किसी एक एंगल से देखने पर। जैसे कि आपको हमने बताया था पिछले क्लास में कि अगर आपको हमने बताया था कि मान लिया कि आप किसी एक ट्रायंगल को देखते हैं, यह एक ट्रायंगल है, और आपको बताए थे कि अगर आप इसके किसी एक कॉर्नर से देखेंगे, किसी एक कॉर्नर से देखेंगे, मान लिया कि आप इस कॉर्नर से देखते हैं, तो इसको हम थीटा मान लेते हैं, तो इससे P और B के बीच या किसी भी दो साइड के बीच का एक रेशियो निकलता है। उस रेशियो को रिप्रेजेंट किया जाता है साइन कॉस टैन, कॉस सेक सेक और कॉट से। तो ये वास्तव में कॉट ए बोला जाए या कॉट थीटा बोला जाए, ये दोनों के दोनों जो हैं वो किसी न किसी रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि कॉट थीटा मतलब कॉट इंटू थीटा। इसका मतलब यह जो है बोला गया है, ये बिल्कुल वाहियात बात है, मतलब असत्य है। अगला बोल रहा है कि क्या साइन थीटा का वैल्यू 4/3 हो सकता है। अब बताइए कि साइन थीटा होता क्या है। तो जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है वो P/H होता है, और P/H में बोल रहा है 4/3 हो सकता है। अब आप बताइए ना, क्या किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनस ही जो है वो छोटा हो जाए और परपेंडिकुलर बड़ा हो जाए, ऐसा संभव है क्या, नहीं संभव है। इसका मतलब साइन थीटा का वैल्यू कभी भी 4/3 नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि साइन थीटा में P और H का रेशियो रहता है, और H डिनोमिनेटर में रहता है, और इसमें डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। इससे आपको हम अगले क्लास में ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि साइन थीटा का वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा होता ही नहीं है, और ये 4/3 तो 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा क्यों नहीं होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर ही रहता है, डिनोमिनेटर बड़ा रहता है, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो कभी भी 1 से बड़ा होने वाला नहीं है। इसका मतलब यह भी महाबाह्यात बात है, ये असत्य है, ये भी सही नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग इस चैप्टर में मतलब इस वीडियो में पहला चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस थे उसको हम लोग एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब अगले एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको बनाने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उस कॉन्सेप्ट का यूज करके अगला सारा एक्सरसाइज के सारा क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए, ये थोड़ा सा बेहतर टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, अन्य टॉपिक की तुलना में इस समझने वाला टॉपिक है। तो इसमें ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, उसके बाद उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा। इससे क्या होगा कि आपका सीखने का फ्लो घटेगा नहीं, इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। अगर एक ही बार थोप दिए बहुत सारा लाकर तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चंस के साथ।
तब तक के लिए हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।